हेलो स्टूडेंट्स। तो हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमें उसका पिछले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अब हम उसके आगे देख रहे हैं। अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा था कल कि मैटर के जो हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हमने उसको डिवाइड किया था। अब उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हम वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली क्या है हमारे पास। जो सबसे हम देखते हैं फिजिकली किसी भी मैटर को, तो सबसे पहला है सॉलिड, देन लिक्विड, फिर गैस। तो मेनली अगर हम किसी भी मैटर को फिजिकली देखते हैं तो हमें वो तीन स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसकी एक प्रॉपर्टी हम कैसे समझें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कुछ फिनोमिनाज। मतलब पहला कि अगर वो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड से वो अगर गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है। एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। और अगर हम देखें कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या देना होगा, इसको हमें हीट देना होगा। हीट हम इस साइन से डिनोट करेंगे। हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें हीट देनी होगी। और अगर हम गैस से लिक्विड में जाएं, अगर हम गैस से लिक्विड क्रिएट करें तो वो कहलाएगा आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जिसको हमें कूल करना होगा। ठीक है। एंड लिक्विड से अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट कराना है तो इसको कहलाएंगे हम फ्रीजिंग, जिसके लिए भी हमें कूलिंग इफेक्ट देना होगा। ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें कि अगर सीधे हम सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को कहेंगे हम सब्लिमेशन। ओके। एंड अगर हम सीधे अगर इसको गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को कहलाएगा डिपोजिशन। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका सबसे पहला आएगा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मैटर। और दूसरा है आपका हेट्रोजीनस। ठीक है। तो पहला है आपका होमोजीनियस मैटर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मैटर। होमोजीनियस मैटर्स क्या होते हैं, जैसे कि कॉपर, हाइड्रोजन, salt, water, etc. Homogeneous matter are the uniform composition and identical properties throughout the phases of the homogeneous matter. मतलब क्या कि homogeneous matter वो मैटर्स होते हैं जो कि कंप्लीटली पूरे सॉल्यूशन या फिर मैटर के अंदर एक ही कंपोजिशन अपने अंदर रखते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर देखें तो उसके अंदर कंप्लीटली H2O ही H2O होगा। अगर हम कोई कार्बन का कंपाउंड देखें तो उसके अंदर कंप्लीटली कार्बन ही होगा, नाइट्रोजन ही होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है। तो एक होमोजीनियस मैटर वो मैटर होता है जिसके अंदर कंप्लीटली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपका होमोजीनियस मैटर। और हेट्रोजीनियस मैटर वो कहलाते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर किसके हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड है, सल्फर है, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स है, और आपके मिक्सचर ऑफ मिसरेबल लिक्विड्स है, मतलब कि वाटर और ऑयल मिला हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर को आप कहेंगे हेट्रोजीनियस मैटर। ठीक है। यहाँ पे आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब हम इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड ऑफ अस आर सेवरल कैटेगरीज when used in combination accurately describe a kind of matter. Therefore, chemists broadly divide the properties of matter into two kinds, namely physical and chemical. मतलब कि हमें स्टडी करने के लिए और नॉर्मली समझने के लिए हमने केमिकल को, केमिस्ट्री को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमें उसको स्टडी करने के लिए, हमें उसको ईजी हो इसलिए हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा आता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंज द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि अगर हम उस सब्सटेंस की कोई भी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं, हम उस सब्सटेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं और हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझें, तो वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं आपका टेस्ट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी। अगर हम इन सब चीज़ों को अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो आपको नॉर्मली टेस्ट के लिए उसमें कोई चेंजेस करना नहीं होगा, कलर पता करने के लिए आपको कोई चेंज नहीं करना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको बिल्कुल चेंजेस नहीं जरूरत है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है और डेंसिटी भी आप उसकी नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करनी है उसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी आइडेंटिटी और उसका जो कंपोजिशन होता है वो वैसा का वैसा ही ऑब्जर्व किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड बाय ओनली केमिकल रिएक्शंस। मतलब अगर हमें किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर समझना है, उसकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है, तो हमें कुछ ना कोई रिएक्शन करानी होगी। जैसे कि समझिए ये HCl है, ये एक एसिड है। अगर हमें पता करना है कि ये HCl एक एसिड है, इसकी एसिडिटी पता करनी है, या फिर हमारा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे NaOH, ये आपका बेस है, बेसिक है इसकी प्रॉपर्टी। तो ये बेस क्यों है और ये एसिड क्यों है और कोई सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल क्यों है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, हमें ये सब समझने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ती हैं और उनको फिर हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जो सब्सटेंस को हमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ऑब्जर्व करना पड़ता है वो कहलाती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या क्या आता है, जैसे उसकी एसिडिटी पता करना, बेसिसिटी, उसकी कंबस्टिबिलिटी और उसकी रिएक्टिविटी को पता करना आपका किस में कहलाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, देन ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा आपका बेसिक से पॉइंट्स की उसकी बेसिसिटी या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना। पर अगर हम अब थोड़ा फिजिकल टाइप में जाएं, उसके बारे में अगर हम डीपली स्टडी करना है, हमें हमें उसको प्रैक्टिकली भी समझना है, एनालिटिकल भी समझना है और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी समझना है, तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट समझने होंगे। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए आपको कोई टेम्परेचर है, कोई प्रेशर है, कोई वॉल्यूम है, अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है, मतलब कि आपको इंडिया में कोई केमिकल बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आपको फॉरेन कंट्री में भी वही स्टैंडर्ड पे उस पे प्रैक्टिकल करने होंगे। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए आपको कुछ इंटरनेशनल यूनिट्स दे रखी हैं, कुछ इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं, तो वो आपको समझने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, आपको ये समझनी होंगी। तो हम अगर लेंथ को, किसी भी सब्सटेंस की लेंथ अगर हम देखें, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें या फिर उसको समझें, तो हमें उसको सबसे पहले उसके कुछ सिंबल्स देने होंगे कि हम किसी भी सब्सटेंस की लेंथ अगर लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे। अगर हम उसको कोई ऐसा यूनिट उसका नाम दें तो उसको नाम क्या देंगे और उसका फिर ऐसा यूनिट का सिंबल क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और ऐसा यूनिट मीटर होती है और उसे हम एम से डिनोट करते हैं। आपको ये नॉर्मल सी बातें हैं, याद होनी चाहिए कि लेंथ को हमेशा मीटर में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मीटर में ही कैलकुलेट किया जाएगा। मास है, मास को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसको हमेशा ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और इसको हम केजी में डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम को आप हमेशा स्मॉल टी में लिखेंगे, जिसकी ऐसा यूनिट सेकंड होगी, जिसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमने किसी भी सब्सटेंस में अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आपको उसको जो सिंबल देना होगा वो कैपिटल आई से देना होगा और उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो एम्पियर होगी, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अगर हमें उसका समझना है, उसका टेम्परेचर देखना है, तो हमें कैपिटल टी से डिनोट करना होगा और आपको उसकी एसआई यूनिट केल्विन,
मतलब उसको केल्विन स्केल पे ही निकालना होगा। आप किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर निकालना है तो आपको उसको एक केल्विन टेम्परेचर स्केल पे ही देना होगा, ठीक है। और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हमें उसका अमाउंट्स निकालना है कि कितने मोल लिए हैं, कितना सब्सटेंस अगर हमने उसका लिया है, मतलब मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस लिया है, लाइक वाटर ले लिया है हमने, तो आपने उसको कितना लिया है, तो आपको उसका एक अमाउंट फिक्स करना होगा। तो हम उसको स्मॉल एन से कहेंगे और उसको हम कहेंगे मोल। हम उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि वाटर अगर हमने लिया है तो वो कितना मोल लिया है, अगर हमने कोई कार्बन कंपाउंड लिया है तो वो कितना मोल लिया है, कोई हाइड्रोजन कंपाउंड है, कोई लिथियम कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है तो हमने उसका मोल्स कितने लिए हैं, ठीक है। और उसको हम MOL करके लिखेंगे SI यूनिट में, ठीक है। और हम किसी भी चीज़ के ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब उसकी लाइट को समझना, उसके जो रिफ्लेक्शन है उसको समझना, तो हम उसको IV से डिनोट करेंगे। और उसको कैंडेला में आप उसकी SI यूनिट कहेंगे और उसका जो सिंबल होगा वो CD करके होगा, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मल से आपके जो टर्म्स हैं आपको ये पता होने चाहिए, आपको ये याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे हैं कुछ साइंटिफिक यूनिट सिस्टम, मतलब कि क्या, अगर आप एक नॉर्मल लेवल स्केल पे जाएं तो आपका 10 अगर आप देखें तो आपको 10 को तो डेका कहना है नॉर्मली, और जिसका सिंबल होगा वो DA होगा। अगर आप इसकी 10⁻1 -1 में जाते हैं तो इसका मतलब होता है 0.1, ओके। तो ये आपका हो गया 10⁻⁻1, तो उसको आप डेसी कहेंगे। जैसे कोई डेसी सीमल है, ठीक है, डेसी सीमल है आपका, कोई किसी भी टर्म के आगे अगर डेसी लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, आपका सिंपली उसमें मल्टीपल है वो 10⁻1 का, मतलब उसकी वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 0.1 में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका सिंबल आता है उसका डी से। अगर आप उसको 100 में ले जाते हैं, 10⁻2 करते हैं तो 100 हो जाता है, वो हेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको आप एच से डिनोट करते हैं। 10⁻3 है तो ये 1000 हो जाएगा, और आप इसको किलो में कहेंगे और इसको के कहेंगे। 10⁻6 में चले जाते हैं, मतलब कि आपको 6 जीरोस लगाने हैं, ठीक है। तो आप इसको मेगा कहेंगे और इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये टेबल नीचे जाती जाएगी और ऊपर भी जाती जाएगी, ठीक है। इसके आगे हम देख रहे हैं, अब हम देखते हैं लॉ एंड पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स और लॉ में आपको क्या समझना है कि जो आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उससे पहले तक हम ये नहीं जानते थे कि कैसे कोई कंपाउंड बनता है, कैसे कोई केमिकल रिएक्शंस होती है। फिर उसके बाद कुछ लॉज आए, कुछ लॉ जो आपके इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो कहलाएं आपके केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फोर्थ है गेल-यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और फिफ्थ लॉ है आपका एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो आपको एक एक करके सभी लॉ को समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हम आज सबसे पहले देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एंटोन लवॉइजर एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे एंटोन लवॉइजर, उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, उनकी डेफिनेशन समझिए आप। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब कि हम किसी भी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब कि कोई मैटर अगर एक बार बन चुका है, मतलब कि जो स्टार्टिंग से ही जब आपका एवोल्यूशन से हुआ है, स्टार्टिंग से ही जब जितने मैटर्स बन चुके थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद कोई मैटर क्रिएट नहीं किया जाता और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इन अदर वर्ड क्या कह रहे हैं, वी कैन say that during any physical or chemical changes the total mass of reactant is equal to the total mass of product। मतलब कि क्या, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई या फिर कोई भी फिजिकल रिएक्शन हुई
या फिजिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस आया तो उसके अंदर जो मैटर था वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना ही बनेगा, ना बढ़ जाएगा, ना कम होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो मास पहले था वही कंजर्व होके बाद में भी रहेगा। अगर आप एक एग्जांपल से समझें, जब हम एक रिएक्शंस कराएं, अगर हम मीथेन को 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक CO2 का मॉलिक्यूल और 2 H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो आप अगर गौर से देखें तो 16 ग्राम ऑफ आपने जब मीथेन ली और आपने 32 ग्राम का एक मॉलिक्यूल था और 2 मॉलिक्यूल लिए तो ये हो गए 64 ग्राम के। तो 16 प्लस 64 आपका ये हो जाता है 80 ग्राम। आपने अगर रिएक्टेंट्स लिए हैं तो आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी आपका 80 ग्राम का होना चाहिए। तो आपका जो CO2 था और जो H2 है, 2 मॉलिक्यूल CO2 आपके 44 ग्राम के और H2O 18 into 2 36, ये भी 80 ग्राम का आपका प्रोडक्ट निकला है। मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो मॉलिक्यूल्स पहले थे वही मॉलिक्यूल्स बाद में बने हैं, कोई भी एटम में चेंजेस नहीं आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैं। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के भी 4 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे भी आपके 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं। इसके बाद आपका एक कार्बन का मॉलिक्यूल था तो एक ही कार्बन का मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट में मिला है आपको। तो आपका जो पहले आपने जो मास लिया वही एंड में जाके यूज होगा, मतलब कि जो आपका रिएक्टेंट था वही एंड में जाके प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कि कोई मैटर में चेंजेस नहीं आएगा, मतलब कोई मैटर ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, अगर 16.8 आपको क्वेश्चन बता देता हूं मैं। 16.8 ग्राम NaHCO3 is treated with 12 gram of COOH. The reduce was found to weight 20 gram. Determine the mass of CO2 escape in the reaction. मतलब कि क्या कह रहे हैं कि 16.8 ग्राम का अगर हम NaHCO3 एक कंपाउंड लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं, मतलब कि रिएक्ट करवाते हैं 12 ग्राम ऑफ CH3COOH के साथ अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक रेसिड्यू मिलता है, मतलब कि एक एंड प्रोडक्ट मिलता है जो कि आपका 20 ग्राम का होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये भी पता करना है कि ये रेसिड्यू क्या निकला। तो हमें सबसे पहले इसकी एक रिएक्शन को देखना होगा। तो हम एक रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, CH3COOH प्लस NaHCO3। अगर ये रिएक्शन होती है तो आपका जो रिएक्टेंट निकलेगा वो क्या होगा, CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2। हमें बताया गया है कि जो CO2 एस्केप होगी हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसे x से ले लेते हैं कि जो x ग्राम निकलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है CH3 कितना लिया है, हमने 12 ग्राम लिया है और NaOH हमने लिया है 16.8 ग्राम। हमें ये रेसिड्यू में निकला है, आपका ये रेसिड्यू है। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये 20 ग्राम है। तो रेसिड्यू में आपका क्या था, CH3COONA। ठीक है, H2O आपका नॉर्मली निकला है और हमें ये फाइंड करना है। अगर हम CO2 जो एस्केप हुई है उसको हम x ग्राम ले लें तो आपका जो आपका जो प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं, 12 ग्राम प्लस 16.8 ग्राम इज इक्वल टू आपका जो रिएक्टेंट था वो एक प्रोडक्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। तो आपका 20 ग्राम आपका रेसिड्यू था प्लस x ग्राम हम CO2 ले लेते हैं। तो आपका 12 प्लस 16.8 हो जाएगा
28.8। आपका जो x निकलेगा वो सिंपली 8.8 ग्राम आ जाएगा। तो आपका जो CO2 फॉर्म हुई थी, जो CO2 एस्केप हुई थी उस केमिकल रिएक्शंस में, वो कितने ग्राम हुई थी? 8.8 ग्राम आपकी CO2 एस्केप हुई थी। तो आप ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट के इक्वल है। तो आप उसमें किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी की वैल्यू दे रखी हो, किसी को फाइंड आउट करना हो, तो आप केमिकल रिएक्शन से उसको समझ सकते हैं। इसीलिए आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, अब आगे हम देख रहे हैं अगला लॉ। अगला लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? जिसको आपने सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे जोसेफ फ्रॉस्ट ने इसको एस्टेब्लिश किया। उसने क्या कहा? कंपाउंड ऑलवेज गिव कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कि क्या, कोई भी कंपाउंड है तो वो हमेशा अपने जो प्रोपोर्शन में रहता है, हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही आपको वो मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई H2 हो, H2O का मॉलिक्यूल है तो वो उसी प्रोपोर्शन में, कहीं और का H2 होगा तो भी वो उसी प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन कैसे? आप अगली लाइन समझिए। इट इज स्टेट दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब क्या कि अगर एग्जांपल से समझें, H2O है, मतलब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये फिक्स हो चुका है कि इसमें कहीं के भी H2O का मॉलिक्यूल हो, कहीं का भी वाटर का मॉलिक्यूल हो, तो उसके अंदर आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं और गए तो आपको H2O2 मिल गया, कहीं पे H2O3 मिल गया, ऐसा नहीं होगा। वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे। तो आपको अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर का मिलता है तो वो हमेशा H2O ही होगा। इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या थे कि अगर हम उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन समझे तो प्योर वाटर ऑलवेज ऑब्टेन इन रेशियो 1:8 बाय मास। मतलब आपका जो एक प्योर वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा एक रेशियो में मिलता है। जो रेशियो क्या होता है आपका? 1:8 का उनमें रेशियो मिलता है आपको, जो H2O का रेशियो रहता है। ठीक है। और आपका आप CO2 समझे, CO2 की प्रिपरेशन से कैसे? अगर हम CaCO3 को अगर हम हीट अप करें तो वो डिवाइड हो जाता है CaO में और CO2 एस्केप हो जाती है। तो यहाँ भी CO2 ही मिलेगा। अगर हम NaHCO3 को अगर कंबस्टेबल करें तो आपको Na2CO3 मिलेगा और CO2 यहाँ पे भी एस्केप होगी और H2O भी निकलेगा। पर ये जो CO2 निकली ये भी उसी रेशो में है जिस रेशो में यहाँ पर थी। अगर हम नॉर्मली CO प्लस O2 करें और जो CO2 प्रिपेयर करें वो भी उसी रेशो में होगी जिस रेशो में आपको इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में वो मिलेगी। तो कहीं भी अगर CO2 प्रेजेंट है तो वो एक ही डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लॉ है जिससे आप कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। अब आगे देख रहे हैं आप, अगला लॉ है जो वो है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि डाल्टन ने प्रपोज किया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाता है तो द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉल वोल नंबर। मतलब कि जो पहला आपका कंपाउंड था उसका मास और जो दूसरा कंपाउंड है उसके फिक्स्ड मास का एक सबसे छोटा रेशियो माना जाएगा। ठीक है। अगर हम एग्जांपल से समझे, अगर हम नाइट्रोजन के कुछ एग्जांपल से समझे तो अगर हम कुछ कंपाउंड्स देखें N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, इन सभी में 2 एलिमेंट्स मिलके बने हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सभी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम इनके रेशियो ऑफ मास देखें, 28 अगर ग्राम हम नाइट्रोजन लें और 16 ग्राम अगर हम आपका ऑक्सीजन लें, अगर हम इन्हीं रेशियो को चेंज करते रहें 14, 16, 28, 48, 14, 32, 28,
80। ये क्या हो रहा है आपका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम अलग अलग मास में ले रहे हैं। पर अगर हम इनका फिक्स कर दें, अगर हम नाइट्रोजन की वैल्यू को फिक्स कर दें 14, तो आपका जो ऑक्सीजन का रेशियो निकलेगा वो सभी में अलग अलग आएगा। और वो रेशियो क्या आएगा, 8 रेशियो, 16 रेशियो, 24 रेशियो, 32 रेशियो 40। तो ये है आपका ऑक्सीजन का रेशियो। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन हमेशा इस रेशियो में ही मिलेगी। मतलब कि कभी भी अगर कोई रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ अगर कंपाउंड फाइंड आउट होता है तो वो हमेशा इस ही रेशियो के अंदर आएगा। या तो वो आपका 14 रेशियो 8 होगा, 14 रेशियो 16 होगा, 14 रेशियो 24 होगा, 14 रेशियो 32 होगा, या 14 रेशियो 40 होगा। तो ये एक फिक्स है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस अगर आपको मिलेंगे तो वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में मिलेंगे। तो ये आपका हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आप एग्जांपल कार्बन एटम्स के साथ देखें, तो अगर दो कार्बन एटम्स बनते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2 और CO, तो ये कंपाउंड में अगर हम कार्बन एलिमेंट्स को फिक्स कर दें जो कि 12 है, तो आपको जो ऑक्सीजन के रेशियो मिलेंगे वो होगा 32 और 16। तो हमेशा आपको कार्बन कंपाउंड के साथ अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो हमेशा एक रेशियो में मिलेगा जो कि कितना होगा, 32 रेशियो 16। ओके, तो आपका ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो आपने ये तीन लॉ देख लिए।